बेताल कथा। प्रज्ञा शिक्षा। धुन का पक्का विक्रमार्क पेड़ के पास यथापूर्व लौट आया। उसने पेड़ पर से शव को उतारा और अपने कंधे पर डाल लिया। फिर वह श्मशान की ओर बढ़ता चला गया। तब शव में स्थित बेताल ने कहा, राजन, इस आधी रात के समय श्मशान में भूत प्रेत विषैले सर्प आदि स्वच्छंद रूप से विचार रहे हैं। यह जानते हुए भी अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो? आखिर ऐसा कौन सा लक्ष्य है? क्या तुमने कभी सोचा है कि लक्ष्य साधने का मार्ग जो तुमने अपनाया है वह सही है या नहीं? क्योंकि कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति भी इस भ्रम में रहते हैं कि वे जो करते हैं ठीक करते हैं और उनके कार्यों से निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। अपनी इस भ्रांति के कारण वे गलत और अनुचित निर्णय लेते हैं। इससे उनका अहित होता है। इसलिए तुम्हें सावधान करने के लिए जयचंद्र नाम के एक राजा की कथा सुनाता हूँ। सुनो। महेंद्रगिरी का राजा जयचंद्र सभी शास्त्रों का ज्ञाता है और कुशल शासक था। प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। एक बार राजा वेश बदलकर अपने मंत्री धीर वर्मा के साथ नगर में घूम रहा था। एक घर से जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। वे दोनों घर के अंदर चले गए। उस घर में गौरी नामक एक लड़की कई दिनों से बीमार थी। उसे तेज बुखार था। उस दिन त्योहार होने के कारण घर वालों ने उसे बुखार में ही ज़बरदस्ती नहला दिया। फलतः ज्वर और बढ़ गया। रोगी को देखने के लिए एक वैद्य को बुलाया गया था। वैद्य ज्वर बढ़ने का कारण जानकर घर वालों को बहुत डांटा और भला बुरा कहा। इस पर घर का बूढ़ा मालिक चीखता हुआ वैद्य से बोला, लड़की के भाग्य में जिंदा रहना है तो रहेगी, यदि मरना लिखा है तो मर जाएगी, किंतु परंपरा के अनुसार जो हमें करना चाहिए वह हम अवश्य करेंगे। वैद्य ने रोगी को चुपचाप दवा दी और कुछ देर बाद कहा, भाग्यवश अब खतरा टल गया है। बूढ़ा फिर से बोला, खतरा टलने का कारण उसका भाग्य है, आपकी दवा नहीं। जयचंद्र यह सब देखकर बहुत क्षुब्ध और दुखी हो गया। राजभवन लौटकर उसने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, हमारी प्रजा में कितनी मूर्खता और घोर अंधविश्वास फैल गया है। इससे उन्मूलन के लिए हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा। राजा जयचंद्र ने मंत्री की सलाह पर अंधविश्वास संबंधी कुछ कानून बनाकर उन्हें अमल में लाने का आदेश दे दिया। ये कानून देश के रीति रिवाजों और परंपराओं के विरुद्ध थे, इसलिए प्रजा ने उन्हें पसंद नहीं किया। लोगों ने आरोप लगाया कि राजा हजारों वर्षों से आ रही परंपरा को तोड़ना चाहते हैं। उन सब ने मिलकर विनायक नाम के व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुना और विचार विमर्श के लिए राजा के पास भेजा। विनायक ने राजा से कहा, प्रभु, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही परंपरा को आप नष्ट करना चाहते हैं, जो हमारे देश की संस्कृति है। इसका अर्थ देश की संस्कृति को नष्ट करने वाले नए कानून ने प्रजा में अशांति फैला दी है। यदि आपने तुरंत इन्हें वापस नहीं लिया तो प्रजा विद्रोह कर देगी और एक व्यक्ति भी आपका साथ नहीं देगा। राजा ने मन ही मन सोचा, एक साधारण प्रजा का इतना साहस कि मुझे विद्रोह की चेतना दे। उसके चेहरे पर क्रोध का भाव साफ झलक रहा था। उसके मन में विचार आया कि वह विनायक को बंदी बनाकर जेल में बंद कर दे। मंत्री राजा के चेहरे के भाव से उसके विचार तो ताड़ गए, इसलिए उसे शांत रहने का संकेत देते हुए कहा, महाराज, मूर्ख और अंधविश्वासी व्यक्ति के साथ हम सीधी टक्कर में नहीं जीत सकते। ब्रह्मा भी मूर्ख से हार मानते हैं। विनायक को अभी बंदी बनाने का अर्थ हुआ कि प्रजा को हम स्वयं विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं। तो क्या हम जानबूझकर भी हम उन्हें मूर्खता और अज्ञान का जीवन जीने दें? अंधविश्वास की बलि वेदी पर निर्दोष और मासूम बच्चों और स्त्रियों को मरने दें? धीर वर्मा सोच में पड़ गए।
फिर विनायक को बुलवाकर कहा, देखो, अभी हम नए कानून को कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं। तब तक तुम अच्छी तरह पढ़ो लिखो और कुछ ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद भी यदि तुम्हें ऐसा लगे कि ये कानून प्रजा के हित में नहीं है तो उन्हें रद्द कर देंगे। क्या तुम इस प्रस्ताव से सम्मत हो? विनायक ने बात मान ली। वह 5 वर्षों तक श्रद्धापूर्वक ज्ञान अर्जन करता रहा। शिक्षा पूरी होने के बाद वह राजा से मिला। राजा ने पूछा, कहो, अब तुम्हारे क्या विचार है? विनायक ने कहा, महाराज, सचमुच मेरा विचार बदल गया है। अब हमारी सोच प्रजा की सोच से भिन्न है। पुरानी परंपराएं केवल अंधविश्वास के रूप में रह गई है। जब तक प्रजा को इन सड़े गले रीति रिवाजों के दलदल में से निकाला नहीं जाएगा, देश की प्रगति असंभव है। बहुत अच्छी बात है। अब कानूनों को प्रजा द्वारा पालन करवाना तुम्हारा कर्तव्य होगा। राजा ने उसे विश्वास में लेते हुए कहा। किंतु महाराज, इन कानूनों को प्रजा द्वारा अमल में लाने से मेरा क्या लाभ होगा? विनायक ने पूछा। प्रति मास तुम्हें 1000 अशरफियाँ दी जाएगी, राजा ने बताया, और राज कर्मचारी का पद भी। प्रभु, मैं प्रजा का प्रतिनिधि हूँ, इसके लिए मुझे 1000 अशरफियाँ मिलेगी। किंतु आप भी तो प्रजा के प्रतिनिधि हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको प्रति मास कितनी अशरफियाँ मिलती है? विनायक ने दृढ़तापूर्वक पूछा। राजा जयचंद्र को क्रोध आ गया। उसने कड़े स्वर में ही कहा, हमारे पुरखे कितने ही लंबे असरों से इस देश पर शासन करते आ रहे हैं। मुझसे तुम्हारी बराबरी का प्रश्न नहीं। विनायक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो राजवंश में पैदा होने के कारण राजा है, यानी एक मूढ़ परंपरा ने आपको राजा बनाया। किंतु मुझे तो प्रजा ने अपना प्रतिनिधि बनाया है। पुरानी परंपरा के बहिष्कार के लिए ही आपने कानून बनाए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे देश में राजा बनने की परंपरा का भी अंत होना चाहिए। विनायक का यह तर्क सुनकर राजा का चेहरा फीका पड़ गया। धीर वर्मा ने विनायक की सारी बातें सुनने के बाद उससे कहा, तुम्हारी बातें उचित लगती है, लेकिन प्रजा की राय जानना आवश्यक है। यदि राय तुम्हारे अनुकूल हुई तो राजा वानप्रस्थ ले लेंगे और सिंहासन तुम्हें सौंप देंगे। लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि जब देश की सारी प्रजा शिक्षित हो जाए तभी उनकी राय ली जाए। मेरे विचार से तो यह असंभव है। मैं तो राज कर्मचारी बनना ही पसंद करूँगा। इतना कहकर विनायक चला गया। विनायक के जाते ही मंत्री ने राजा से कहा, महाराज क्षमा करें, मेरी बात में एक बड़ा राजनीतिक रहस्य है। जब तक प्रजा अशिक्षित है, पुराने रीति रिवाजों में अंधविश्वास रखती है, तब तक राजवंश के व्यक्ति को ही राजा मानेगी, किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं, क्योंकि यह भी एक पुरानी परंपरा है। विनायक के कहने पर भी प्रजा उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए मैंने जानबूझकर उससे यह बात कही और एक शर्त भी रखी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। मंत्री ने अपने रहस्य भरे उत्तर को स्पष्ट करते हुए कहा। बेताल ने यह कहानी सुनाने के बाद प्रश्न किया, राजन, प्रजा ने विनायक को अपना प्रतिनिधि चुना। शिक्षित होने के बाद वह महत्वाकांक्षी हो गया और बुद्धिबल से उसने राज सिंहासन लेने का प्रयास किया, किंतु अंत में राज कर्मचारी ही बने रहने का निर्णय क्यों लिया? और राजा गंभीर होकर उठकर चले गए, ऐसा क्यों? मेरे इन प्रश्नों के उत्तर जानते हुए भी यदि चुप रहोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमार्क ने बेताल के संदेहों को दूर करने के उद्देश्य से कहा। कोई कितना भी शिक्षित क्यों न हो, पर स्वार्थ किसी को नहीं छोड़ता। इसीलिए विनायक पढ़ लिखने के बाद राज सिंहासन पर बैठने की आशा करने लगा। पर शर्त के अनुसार हर नागरिक के शिक्षित हो जाने पर राज्य भर में कितने ही विनायक होंगे और सभी राज सिंहासन का सपना देखेंगे। इसलिए उसने राजकर्मचारी ही बने रहने में अपनी भलाई समझी। स्वार्थ ही इसका मूल है। राजा की परंपरा भी एक मूढ़ आचार है।
पुरानी प्रथा, क्योंकि पुरानी परंपराओं को हटाने से राज सिंहासन का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए विवश होकर उसे अपनी प्रजा को यथापूर्व मूढ़ाचार में ही छोड़ देना पड़ेगा, जो वह नहीं चाहता था। इसलिए दुखी होकर वह वहाँ से चिंतित मुद्रा में उठकर चला गया। राजा के मौन भंग करने में सफल होने पर बेताल शव सहित अदृश्य हो गया और पुनः पेड़ पर जा बैठा।